अस्सलाम वालेकुम। क्लास का आगाज़ करते हैं। अब तो नजर आ रहा है सबको? अरे दिखना चाहिए ना, पर काम कैसे होगा। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी क्विक एक रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट वीक क्या पढ़ा था? ठीक है, तो आप लोगों ने सीख ली? अंदर ऑफिस उठा के गए, ऑफिस में उनको बोलने के लिए सीटें हैं, पीछे उनको उठा गए। नहीं है पीछे भी, और बच्चे आ रहे हैं। क्या बोले नहीं है यार, ये आगे आगे यहाँ बैठ जाओ। ये आप लोगों के लिए मैं उनको बोल देता हूँ, मैनेजमेंट को ऑर्डर करवा लेंगे। नहीं नहीं, वो कंपनी देती है ना, वो चला रही है। बैग बिठा नीचे बैठ जाओ। अभी अच्छा नहीं सही है। चलो क्लास होनी चाहिए। लड़के तुम भी बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ यार। ऐसे लिख लो असल में इसकी जब मैं लाइव में तभी बंद करवाई है, ये वजह ये है, बाकी तो दिखेगा नहीं। क्या नहीं सही है, तभी थोड़ा स्क्रीन पक्का। ठीक है, तो पहले तो मुझे बता कि न्यू स्टूडेंट कौन से हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो। बहुत तो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग बिल्कुल नहीं हो। आपका पहले दिन है सेकंड, मेरी 3-4 क्लास है। अच्छा, तो आप लोगों में से कौन से हैं जिन्होंने वो क्रैश कोर्स वाली क्लास में ली थी, संडे वाले दिन जो हुई थी? वो सारे पिछले लेकिन इस संडे ऑनलाइन है आपकी, तो ऑनलाइन है आपकी, तो नहीं हुआ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों का देखते हैं। तो जाहिर है यार, एक तो इंडक्शन मना करना था आप लोगों को, मैंने दिया गलत है। चलो मैं उनको बोल देता हूँ, कोई एक्स्ट्रा क्लास का आपको बंदोबस्त करा देते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए अभी जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको अभी कोई चीज़ अगर बात समझ में नहीं आ रही, सही है, तो बस खामोशी से बैठेगा, देखो तो हो क्या रहा है। ठीक है, बस देखते रहो। जो अभी जब तक आप लोगों का पुराना कवर नहीं करवाया जाएगा, जाहिर सी बात आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो उसका आप क्लास के बाद आप लोगों को थोड़ा सोचते हैं कि आपको करना क्या है आपकी। ठीक है, जाहिर सी बात है, बाकियों को तो मैं पीछे नहीं ले जा सकता अभी अचानक से। ठीक है जी, तो हम CSS पढ़ रहे थे, सही है। जो न्यू बच्चे हैं उनको पता होगा कि पहले HTML पढ़ना था, फिर CSS पढ़ना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम डायरेक्ट CSS पढ़ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो जो पुराने बच्चे हैं उनको तो अच्छे से पता है कि अभी क्लास में क्या चल रहा है। अभी हमारे पास जो हमें लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो हमें पढ़ा था सिलेक्टर टाइप्स। ठीक है, याद है, भूल गए सारे? ठीक है, तो सिंटैक्स सबको याद है कि सिंटैक्स क्या था CSS का? मैं वो भी भूल गया भाई। सिंटैक्स में था कि यहाँ पे सिलेक्टर होता है, ठीक है, एक ब्रैकेट्स होता है, ये CSS का सिंटैक्स है। ठीक है, कि एक सिलेक्टर यहाँ पे होगा और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होगी और यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी। सेट है। तो हमने सिलेक्टर को बहुत डीपली पढ़ा था, हमने इससे बहुत बहस की, ये क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिलेक्टर से हम ये चीज़ पता करते हैं कि हमें HTML के किस टैग पे ये प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, जैसे हमने बार बार एग्जाम्पल्स में देखा कि कभी हम H1 का कलर बदल रहे थे, कभी हम पैराग्राफ का कलर बदल रहे थे, कभी हम किसी बॉक्स को बैकग्राउंड कलर दे रहे थे।
तो पहले हमें उसको ये बताना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी लगेगी क्या। सही है, तो ये जो काम है वो कौन करता है? सेलेक्टर। ठीक है, ये पूरा एक सिंटैक्स है यार, ये पीछे को पास कर दो। मेहरबानी जी। 25 को आना चाहिए आपकी 25-30 सबके लिए आनी चाहिए वही। सबके लिए। अच्छा 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 अच्छा, बोलते हैं मदरसे वालों में बोलते हैं। अच्छा, तो ये सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू पूरे सीएसएस में मैंने बार बताया कि ये सिर्फ 3 चीज़ें जिसको हमें पढ़ना है और बस देखना है ये कैसे यूज होगा। सीएसएस में और कुछ भी नहीं है। एचटीएमएल में थोड़ी बहुत पंचायतें थी कि हमें एक अलग अलग तरह के टैग्स दिख रहे थे, फिर वो टैग किसी और टैग के अंदर लग रहे थे। सही है, तो उसमें थोड़ी गिचपिच है। सीएसएस में ये बात अच्छी है कि आपको एक ही तरह का सिंटैक्स दिखता है। सिर्फ 3 चीजें हैं पूरे सिंटैक्स में, एक सिलेक्टर, एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू। सिलेक्टर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि सिलेक्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या था? टैग सिलेक्टर। टैग सिलेक्टर की कोई एग्जाम्पल? एक मिनट आप बताओ, टैग सिलेक्टर की एग्जाम्पल बताओ। टैग सिलेक्टर कोई भी टैग सिलेक्टर बता दो, कोई भी। H1 हो गया, बैठ गया। उसके बाद आईडी सिलेक्टर। आप बताओ आईडी सिलेक्टर की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? आईडी क्या लगाते हैं? हैश लगाते हैं। हैश लगा के उसके बाद क्या लिखूंगा? सही है, तो पहले हम हैश लगाएंगे, फिर हम जो उसकी मखसूस आईडी है जो हमने खुद दी है वो हम लिख देंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया? आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर ज्यादा ताकतवर होता है या टैग? आईडी सिलेक्टर ज्यादा ताकतवर होता है। उसके बाद है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में एक मिनट किसी को पड़ गया, आप शुरू से आप नहीं हो, एक तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। हाँ, आप कोई क्लास सिलेक्टर एग्जाम्पल दो। हाँ, डॉट लगा के कोई भी उसका नाम लिख देंगे जो क्लास में लिखा हो। ठीक है, डॉट लगा के उसका नाम दे देंगे। लेकिन आईडी और क्लास में फर्क क्या था? सर फर्क ये है कि आईडी हम मखसूस दे सकते हैं और क्लास हम बार बार उसको। ठीक है, आईडी हम सिर्फ एक दफा देंगे और क्लास हम बार बार दे सकते हैं। एक से ज्यादा एलिमेंट को हम लोग क्लास दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने यही दी थी कि आप लोगों की सारी क्लास है, आप लोग वेब एंड डेव के स्टूडेंट हो, तो ये आप लोगों की एक क्लास नेम हो गया, वेब एंड डेव। तो ये आपके साथ भी जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में सबके साथ कौन सा टैग लग रहा है? वेब एंड ऐप। सही है, तो एक जब आपको कहा जाएगा कि वेब एंड ऐप वाले स्टूडेंट्स आ जाएं तो आप सबको पता है कि आप सबको आना है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक बच्चे का मखसूस का नाम लिया जाएगा यानी कि उसकी आईडी, तो सिर्फ वो बच्चा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक नाम बोलूँ, हाँ अगर मोहम्मद बोल दिया, बहुत सारा अगर मोहम्मद नाम हुआ तो सब आ जाएंगे। लेकिन एक मखसूस अगर किसी का नाम है तो वही एक बंदा आएगा। तो ये क्या है? आईडी। उसके बाद है पेरेंट चाइल्ड। ये किसी को याद है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सर इसमें जो ये होता है ऊपर वाला, उसके नीचे जो जितने होते हैं पहले जैसे अनलिस्ट यूएल है, हाँ, उसके अंदर हमें जितने लाइक अप्लाई करना उसके चार्ज। ठीक है, लड़के को बिल्कुल सही याद है और हमने एग्जाम्पल भी यही यूज की थी। अगर आप इसको थोड़ा मैं अलग करूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं किसकी वो बात कर रहा है, तो वो आपकी जो क्लास वाला है उसने क्या बोला? ठीक है, तो वो भी HTML। जो नए बच्चे हैं उनको शायद जिन्होंने थोड़ा बहुत देखा होगा उनको पता होगा कि ये HTML है, जिन उनको वो पहले पढ़नी है। सही है, तो ये कौन सी लिस्ट है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यूआरएल को हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा, उसमें बड़ा टाइम लगाया। इसकी हमने टाइप्स भी बदली थी। सही है, डॉट को हमने स्क्वायर बना दिया था, सर्कल बना दिया था, हटा भी दिया था। ये 3-4 किस्में हमने इसकी पढ़ी थी। ठीक है, अभी सिलेक्टर्स में हमने कौन सी चीज पढ़ी है? ये पेरेंट चाइल्ड। सही है, इसे डिसेंडेंट भी कहा जाता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मतलब है कि भाई आप पेरेंट को पकड़ोगे और जो काम हो जाएगा उसके चाइल्ड पे होगा। सही है, रेफरेंस आप किसका दोगे? उसके पेरेंट का। वो हम ऐसा क्यों करते थे वो आपको मैंने वजह बताई थी कि अगर सिर्फ आप इस यूआरएल का रेफरेंस देते हो तो इसके अंदर जितने भी एलाइज होंगे सब पे वो प्रॉपर्टी
लग जाएगी। यही फायदा है किसका, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का। सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, अब प्रॉपर्टी क्या थी, यह तो क्या हमने सारे पढ़ लिया, सिर्फ ये सूडो रहता है, सूडो का था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने कहा था इसको हम ऑन द गो जब थोड़ा आपकी सीएसएस पक्की हो जाएगी तब इसको और ज़्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक तरह का नहीं होता, मैंने आई थिंक आपको सिर्फ एक पढ़ाया था, होवर। होवर लगाने का तरीका ये इसलिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ क्योंकि इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आपको पहले कोई एक सिलेक्टर लगाना पड़ता है, उसके साथ कॉलम लगा के होवर लिखना पड़ता है, ये कहलाता है क्या, सूडो सिलेक्टर। ठीक है, तो ये इसको अभी आप टेंशन ना लें, इसकी आप अभी टेंशन ना लें बिल्कुल भी। आपको बस कौन सी सीखनी है, ये पहले के आपको चार जो है, अगर आप ये चार कर लेते हैं आप सीएसएस पूरी बना लेंगे। सही है, होवर वाला जो है, जो आखिरी सूडो है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, अब जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसको हम लोग फिर इनलाइन कर देंगे कि आपको ये कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब सही है, हमने कुछ यहाँ पर चीजें पढ़ी थी कि कलर लिखने के तरीके, जितना मुझे याद है हमने चीज पढ़ी थी। कलर लिखने का पहला तरीका क्या होता है कि हम उसका सिंपल नाम लिख देते हैं, लेकिन उसके साथ मसला क्या था कि नाम, कितने नाम। सही है, कोई शेड कैसा है, कोई कलर कैसा है, आप सबके क्या नाम याद रखोगे, तो ये हो भी नहीं सकता कि इतने ज्यादा नाम वो दें आपको कि आप हर किसी किस्म का कलर आप बना लें, ऐसा भी मुमकिन नहीं है क्योंकि हर डिजाइनर अपने कलर देगा आपको। सही है ना, तो उसके बाद हमने कौन सी टेक्निक सीखी थी, ये वाली, इसको हम क्या कहते थे, हेक्स कोड कहते थे। ये कलर लगाने की दूसरी टेक्निक है। और तीसरी टेक्निक क्या थी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, RGB। और वो लिखते कैसे थे, ठीक है, तो ये हम लोग बेसिकली RGB, तो ये इसको लिखने का तरीका कि हम RGB लिखते थे, ब्रैकेट बनाते थे, और उसमें पहली लेटर किसकी होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसकी रेंज क्या होती है, एक मिनट किसको पढ़ता है, ऐसा मैं फिर से मिक्सअप हो जाएगा, नए बच्चे पुराने बच्चे, हाँ आप ही बताओ। और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, तो मतलब 0 से लेके 255 तक आप कोई भी वैल्यू इन तीनों में दे सकते हो। और उसकी तरह हमने देखा था कि कलर मिक्स हो रहा था और अलग अलग कलर्स बन रहे थे। ठीक है, ये सारी बातें हमने पिछली बार कर ली थी और बड़े मजे से कर ली थी। अब ये तो सारी कहानियां हो गई कलर की मैंने एक और आपको बात बताई थी। अच्छा, थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सारा पुराना ही है। सही है, जो शायद नए बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे ये क्या रेलगाड़ी की स्पीड से चल रहा है, लेकिन ये इसलिए है कि वो रिकैप है, पिछला जो काम हुआ है मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, तभी मैं स्पीड में जा रहा हूँ। अच्छा, कलर की ये प्रॉपर्टी है जो हम ऊपर सिंटैक्स पढ़ रहे हैं ना, हमने सिलेक्टर पढ़ लिए, ये प्रॉपर्टी कौन सी है यहाँ पर, कलर। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं उसको बता रहा हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, थोड़ा आपके लिए आसान करता है जो बच्चे थोड़ा भूल गए। अब जैसे कि H1 मैंने लिखा, इसका मैं देता हूँ कलर। ठीक है, कलर मैंने दे दिया वाइट, ये FFF वाइट होता है वैसे। ठीक है, अब इसको जरा गौर से देखें, एक ये चीज है और एक ये चीज है, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये H1 क्या है, सिलेक्टर, ये कलर क्या है, प्रॉपर्टी, और ये FFF क्या है, वैल्यू। अब हमें क्या चीजें पढ़नी है, सिर्फ प्रॉपर्टी और उनकी वैल्यू, क्योंकि हमने सिलेक्टर्स पढ़ लिया, ये हिस्सा पढ़ लिया। अब हम कौन सी चीज पढ़ेंगे, ये बोले जैसे सिलेक्टर है ना, हम एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, वो हम देखेंगे। वो एक जो उसका ये हिस्सा है ना, इधर आप 10, 15, 20, 50 जितनी प्रॉपर्टी लगाना चाहें लगा सकते हैं, एक ही के अंदर लगता है और होता भी काम ऐसे ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा कि आपको एक ही प्रॉपर्टी दिखे। सही है, एक सिंपल आपको हेडिंग बनाने के लिए भी कम से कम 8-10 जो है प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मिक्सअप होंगी। तो CSS में मैंने दोबारा कहा है आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी चाहिए। HTML बार बार पढ़ाया जाता है, HTML बंदे को रट जाता है, HTML का ज्यादा मसला नहीं होता।
सही है, क्योंकि अभी भी मैं जो आज का काम शुरू करूंगा तो पहले मैं कहाँ जाऊंगा, HTML, क्योंकि HTML लाजमी है, HTML के बगैर मैं काम कर ही नहीं सकता CSS पे। लेकिन CSS पे क्या मसला है कि ये एक दफा आपके दिमाग में कोई प्रॉपर्टी नहीं बैठी ना तो आप उसको फिर समझ नहीं पाओगे वो कब इस्तेमाल करनी है। क्योंकि इस बात को समझें कि आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी, हर जगह से मिल जाएंगी, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि कब कौन सी चीज लगानी है ये तो आपको पता हो। अब मैं आपको कहूँगी भाई ये एक मेरा कोई हेडिंग है, इसको मुझे बीच में ला, सही है, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि इसको बीच में कैसे लाना है, मैं तो सिर्फ बता दूंगा कि भाई ये चीज है इसको बीच में लाना है। अब आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि यार एक प्रॉपर्टी थी जो इसको बीच में लाती थी। आपको उसका अगर शुरू के ही चंद वो हर्फ याद है ना, आप गूगल में लिखेंगे वो आ जाएगा कि यार ये प्रॉपर्टी थी, जब तक आपको प्रैक्टिस में याद नहीं होता, वरना तो आपको याद हो जाता है। जो जनरल प्रॉपर्टीज है, हाँ जो थोड़ी थोड़ी कम इस्तेमाल होने वाली हैं वो इंसान भूल जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैल्यूज़ के साथ भी ऐसा ही है, वैल्यूज़ भी हम नॉर्मली क्या कर लेते हैं कि सेफ साइड रहने के लिए हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि भाई इसकी वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, कलर लगाने के दो तरीके थे, एक कलर ये भी था और दूसरा कलर कौन सा था, वैसे इसको नया खोलते हैं फाइल ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी जो बात समझ आए। आज क्या डेट है, 10 फरवरी। अच्छा, मैं एक दिन पीछे चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जो नए बच्चे हैं जरा वो और करिएगा, तो हम HTML ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कोड आपको सबको दिख रहा है, जो न्यू बच्चे हैं ये सारी HTML है। जो बच्चे लास्ट वीक भी आए थे मैंने उनको भी काफ़ी करवा दिया था, इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि जो HTML है। जो लास्ट वीक आए थे उनको कम से कम ये पता होगा कि ये HTML है। ठीक है, जो इस वीक बिल्कुल ही न्यू आए हैं तो वो तो सारी सी बात है। अब सर ये मीटा हमारे इसी काम का नहीं है फिलहाल। अच्छा, ये मीटा मेटा जो है, मेटा लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आपको मेटा का लफ्ज़ मिले, फिर वो चाहे जावास्क्रिप्ट हो वो चाहे पाइथन हो, तो आप समझ जाओ किसकी बात कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। अब ये HTML का मेटा कब काम आता है, HTML का मेटा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आता है। SEO का नाम सुना होगा, आजकल ऑनलाइन बड़े कोर्सेज चल रहे हैं, SEO कर लो, SEO कर लो। तो SEO क्या होती है बेसिकली, SEO को आपकी वेबसाइट वो इतना उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, सही, उसकी स्पीड को बेहतर बनाते हैं, उसमें वो टैग्स लगाते हैं जो गूगल आसानी से पढ़ सके। ठीक है, गूगल क्या करता है, गूगल सबसे पहले जब भी आपकी वेबसाइट की पेजेस खोलेगा तो सबसे पहले ये हेड का टैग पड़ता है। ठीक है, हेड के टैग में भी एक टाइटल सबसे पहले पड़ता है, तो भाई आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है। तो जब आप आइडियाज को पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट में आप पढ़ेंगे कि हम लोग हर पेज का टाइटल अलग अलग जनरेट करवाते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपका गूगल है वो अगर कोई और फर्ज करें हमारी पूरी वेबसाइट में जो होम पेज था, किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए था जो होम पेज पे नहीं था, लेकिन हमारी वेबसाइट किसी जाके एक पेज पे था, तो गूगल ये हेडिंग सबसे पहले पढ़ेगा और टाइटल हमेशा पहले पढ़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये टाइटल जनरेट करवाएं, तो गूगल को पता लगता है यार इसके पास ये वाला पेज है। हाँ, वो भी इधर से ही आती है, इधर से ही आती है। मेटा का एक और इधर टैग लगता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अगर मेटा टाइप करेंगे ना तो ये सारे जो मेटा के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं ये आपको मिलेंगे, लेकिन इनमें से एक टैग डिस्क्रिप्शन वाला भी होता है। ठीक है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, ये मेटा नेम डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वही डिस्क्रिप्शन है जो आपको गूगल दिखा रहा होता है। पहले आपका वेबसाइट का लिंक और नाम आ रहा होता है, उसके नीचे छोटी सी भी पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, ये बिल्कुल यहीं से उठाता है। ठीक है, तो मेटा का टैग गूगल के लिए, इसका आपकी वेबसाइट से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ये सिर्फ आपके कस्टमर्स को दिखता है। नहीं, मैं यही कहता हूँ कि इसको उठा के सबसे पहले जब आप ये लिखो ना, इसको बिना भी सोचे समझे उड़ा दो, क्योंकि
है इसका आपकी वेबसाइट से फिलहाल भी ताल्लुक नहीं है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अभी तक मैं खुद नहीं करता तो आप क्यों करोगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फील्ड हैं। SEO बिल्कुल अलग है और वेब डेवलपमेंट बिल्कुल अलग है। वेब डेवलपमेंट में हमारा ये मकसद है कि हम एक वेबसाइट बना दें बस, सही है। फिर वो आगे क्लाइंट का मसला है कि वो उसको ऑप्टिमाइजेशन करवाता है नहीं करवाता, क्या करता है, ये बिल्कुल अलग फील्ड है। तो पहले एक चीज़ जो है उसको स्ट्रीमलाइन होकर पढ़ें, उसमें माहिर हो जाए। अगर आपको SEO सीखना बुरा नहीं है, अगर आपको सीखना है बहुत अच्छी बात है। आप क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारी वेबसाइट भी बना दूंगा और आपकी ऑप्टिमाइजेशन भी कर दूंगा, तो क्या बात हो गई, एक ही पैकेज में उसको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक चीज़ वेबसाइट जो है उसको बनाना सीखना पड़ेगा। उसके सेकंड स्टेप होगा कि आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें। इवन जब आप वेबसाइट कंप्लीट बना लेते हैं तो आपको ये बात पता लगती है कि इसमें फोटोज और टेक्स्ट, दूसरी जो चीज़ें उसका साइज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अभी तो आपको जो भी टेक्स्ट बता रहा था, कुछ भी कर रहा था, हम तो बस इमेज उठा रहे थे और उसको डायरेक्ट चिपका दे रहे थे, सही है। तो इसका जो साइज है उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे एक थंब रूल है कि 50 KB से बड़ी इमेज ना हो, क्योंकि वो वेबसाइट को क्या कर देती है, स्लो, ठीक है। अब वन पेज एप्लीकेशंस आजकल बहुत इन है मार्केट में। वन पेज किसी ने नाम सुना है? वन पेज में क्या होता है कि वो सारे जो पेजेस होते हैं एक ही पेज पे होते हैं, लेकिन जब आप ऊपर क्लिक करते हैं ना, अबाउट मतलब स्क्रॉल करके नीचे ले आता है तो अबाउट का पेज आ जाता है। फिर आप ऊपर क्लिक करते हैं प्रोडक्ट्स में तो फिर स्लाइड करके नीचे आ जाता है। इसको हम वन पेज एप्लीकेशंस कहते हैं। ये दिखने में तो बड़ी खूबसूरत है, बहुत मजे की लगती हैं, लेकिन इनमें एक पोटेंशियल मसला है। वो मसला क्या है कि सब कुछ एक ही पेज पे, तो उससे क्या होता है कि तस्वीरें लाजमी है, तो ये थोड़ी भारी हो जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो वेबसाइट ऐसे लोगों के लिए बनाई जा रही है जिनको हमें पता है कि मोबाइल जो है वो सस्ते वाले होंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको वन पेज के पे ना ले जाएं, उनको अलग अलग पेज पे ले जाएं, ताकि वो एक एक पेज हल्का हो, और जब भी वो क्लाइंट उसको क्लिक करे तो सिर्फ उसको वो वाला पेज डाउनलोड करना पड़े। ये तो सबको पता है कि वेबसाइट जो आपको दिखती है वो बेसिकली आपका ये HTML ही डाउनलोड होता है। जो आप HTML लिख रहे हैं ना, यही HTML उसकी डिवाइस में डाउनलोड होता है पहले, फिर वो ब्राउजर दिखा देता है। ये सारा प्रोसेस पीछे चल रहा होता है जो आपको दिखता नहीं है। अभी तो आप क्या कर रहे हैं कि आप एक फोल्डर में HTML बना रहे हैं, उस फोल्डर में जा रहे हैं, उसको डबल क्लिक कर रहे हैं तो वो आपकी वेबसाइट खोल देता है, ऐसे होता है। तो वैसे वेबसाइट में ऐसे होता है। तो पैकेज आपका जितना हैवी होगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस जितनी हैवी होंगी, आपकी वेबसाइट उतनी स्लो होती चली जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी है तो वो हम स्किप नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे। वैसे जो ऐप्स होती थी वो एंड्रॉयड में बनाई जाती थी, इसकी एंड्रॉयड की सॉरी जावा में बनाई जाती थी, और iOS जो है स्विफ्ट में बनाई जाती थी, जो कि iOS की अपनी लैंग्वेज है। एंड्रॉयड जावा जो सबको जानते ही होंगे, जावा एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो एंड्रॉयड उसको फॉलो करता था। अब क्या हो गया है कि अब जावास्क्रिप्ट जो है उसने पूरी मार्केट टेक ओवर कर ली है। अब इनके पास ऐसे पैकेजेस हैं जैसे रिएक्ट नेटिव, बहुतों ने नाम सुना होगा। तो रिएक्ट नेटिव क्या करती है कि आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं वैसे ही आप एप्लीकेशन बनाते हैं। फिर वो आपका जो रिएक्ट नेटिव का एक इंजन है वो उसको कन्वर्ट कर देता है। एंड्रॉयड के लिए अगर चाहिए तो वो APK बना लेता है, iOS के लिए चाहिए तो वो iOS की ऐप बना लेता है, अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट तो रहती है, सही है। तो एक तरह से अब इस चीज़ का दौर है, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। आप जावास्क्रिप्ट में सब कुछ लिखें, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में सब कुछ लिखें और ऐप बन जाए, ठीक है। तो आजकल ये चल रहा है, आजकल ये जावा, स्विफ्ट सब अलग अलग लोग भी करवा रहे हैं। हाँ, जो एक एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, अब जैसे ऊबर है, ऊबर में मैप्स है, एक बहुत हैवी एप्लीकेशन है, तो इस तरह की जो कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं कि फिर भी जावा में हो, सही है, ताकि उनकी थोड़ी एप्लीकेशन जो है उस पर कोई इशू ना आए। लेकिन अभी भी जो जावास्क्रिप्ट है वो भी इतनी पावरफुल है कि अच्छी खासी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जो है वो इसमें बन रही है। अगर मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल दूँ, ये आपका जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये VS कोड, ये इलेक्ट्रॉन JS में लिखा गया है, जो कि खुद एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, सही है। तो ये कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि सब कुछ आप इसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें लिख रहे हैं आप, और ये किसमें लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो क्विकली एक CSS की तरफ चलते हैं। हमारा HTML रेडी है, तो सबको पता है सबसे पहले हम H1 बनाते हैं, उसमें हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ये लाइव सर्वर में लास्ट टाइम बताया था कि लाइव सर्वर क्या करता है,
किसी को याद है? ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता है। नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है कि जो मैंने सेव किया, आप फोल्डर में जाते हो और ये जो आपकी ये रहा आपकी HTML की फाइल 11fab.html, सही है। आपको उसको डबल क्लिक करना पड़ता है और आपकी वेबसाइट खुल जाती है। ठीक है, मैंने ये लिखा था। लेकिन ये एक एक्सटेंशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि VS कोड के अंदर मिलता है। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, शुरू में नहीं मिलता। तो यहाँ पे राइट क्लिक आप करते हैं और ये ओपन विद लाइव सर्वर, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर ही खोलेगा। लेकिन इसका फायदा क्या है जी? एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के अप्लाई नहीं होगा। आपकी कौन सी विंडोज है? सर इंस्टॉल कैसे करें? बताता हूँ। नहीं करता, हाँ, वेबसाइट नहीं करता। तो वो जो आपके सिस्टम पे है कि अगर आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है तो हैंग करेगा, क्योंकि लाइव सर्वर जो है पीछे से पूरा एक नोड का सर्वर चल रहा होता है। क्या? अच्छा, जो भी बच्चे जिनका कंप्यूटर का इशू है, अगर वो खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं या वो देखना चाहते हैं कि उनका कंप्यूटर कैसा है, तो जिनके पास Core i3 पड़ा हुआ है अभी, Core i3 इनफ है। Core i3 सही चला देता है, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है वो ज़्यादातर बच्चों के पास Core i3 है। ठीक है, तो क्योंकि सदर से प्राइस रेंज में सूटेबल Core i3 मिलता है। लेकिन जो एक समझ लेंगे ना, जो आपको आगे तक काम आएगा, अगर आप नया खरीद रहे हैं तो जो लैपटॉप आपको आगे तक काम आएगा वो है Core i5 4th जनरेशन एटलीस्ट। सही, Core i5 4th जनरेशन। मैंने खुद जो अपनी फ्रीलांसिंग शुरू की थी वो मैंने Core i5 4th जनरेशन, एक मेरे पास लैपटॉप था डेल का, वो मेरे पास आज तक है। तो वो उससे मैंने शुरू की, बड़ा बेहतरीन चलता है, अच्छे खासे सॉफ्टवेयर जो चला लेता है, सही, कोई उसमें इशू नहीं आता, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसर है ना इतना ताकतवर है कि वो ये सारे सॉफ्टवेयर चला लेता है। वरना थोड़ी ये जो उससे छोटे पीछे वाले हैं ना, उनमें यही थोड़े मसले होते हैं कि ये थोड़ी सी एक्सटेंशन है, ये हैंग करना शुरू कर देती है। जनरेशन सही है। सेकंड जनरेशन देखिए, अभी अगर आपके पास सेकंड जनरेशन है, आप उसको इस्तेमाल करें, बेहतरीन चलेगा। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाएगी। हम अभी जब आप इसको अच्छे खासे आप डेवलपर बन जाएंगे तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि अभी हमारे पास 1 टैब 2 टैब क्रोम पे खुली हुई होती हैं, फिर आपकी 10 15 खुली हुई होंगी, तब मसले मसाइल शुरू होते हैं। मुझे नहीं लगता सेकंड जनरेशन वाला 10 टैब से ज़्यादा उसको झेल पाएगा। 10 टैब में वो अल्लाह को प्यारा होगा। सही है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास ऑलरेडी है, जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल जरूरत नहीं है। तब तक आप नोड जो है वगैरह रिएक्ट पे नहीं पहुंचता है। हाँ, रिएक्ट थोड़ी बहुत लगता है क्योंकि रिएक्ट भी ऐसा ही सर्वर इस्तेमाल करता है। तो अब देखते हैं ये लाइव सर्वर करता क्या है। अब ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो देखो वहाँ पे डायरेक्टली बिना मैंने उसको रिफ्रेश किया वो डायरेक्टली लाइव वो इधर रिफ्लेक्ट हो गया। अभी तो मैंने अपने VS कोड पर वो लाइव सेव नहीं लगाया हुआ। बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने लगा हुआ होगा कि मैं जब भी कोई काम करूँ वो ऑटो सेव हो जाए, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो अगर वो ऑटो सेव होता है ना, फिर थोड़ा लाइव चल रहा होता है, मैं यहाँ पे लिखता है वो पीछे चलता रहता है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि आप कोई गलती करते हैं तो फिर वो भी पीछे चली जाती है। तो थोड़ा आप इसको सही करें, काम करें, फिर उसको सेव करें। मैं ज़्यादा यही इस्तेमाल करता हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। अभी ये जो जितने भी आपके कंप्यूटर्स पड़े हैं उन सब में भी बच्चों ने वो ऑटो सेव लगाया है, तो आप जब भी लिखते हैं तो आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये सेव वाला चक्कर जो नए बच्चे आए उनको जरा मैं बता दूँ, भाई ये कुछ भी लिखा तो ये सामने ऊपर डॉट बना हुआ आ गया, सफ़ेद डॉट दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये आपको VS को बता रहा है कि आपने कुछ काम किया लेकिन सेव नहीं किया, तो सेव कर लो। तो कंट्रोल सेव, जैसे आप MS वर्ड में सेव करते हो कंट्रोल S, तो सेव हो गया, तो वो डॉट गायब हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसकी सेटिंग्स में जाकर ये ऑटो लगा देते हैं। ऑटो में क्या होता है, आप जैसे वो लिखते चले जाते हैं वो ऊपर ऑटोमेटिक सेव करते जाता है, तो वो डॉट नहीं बनता। ठीक है, तो हम H1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं H1 पे। अभी क्योंकि एक ही H1 है तो मैं टैग सिलेक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिंपल, सबसे सिंपल, क्योंकि मकसद आज की क्लास का प्रॉपर्टी समझाना है। तो कलर रेड, सबको पता है कि ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं चला, गुड लड़का,
तो ये वो सही कह रहे हैं। जो बच्चे थोड़े नए आए उनको मैं बता दूंगा ये फाइल किसकी है, HTML की, लेकिन CSS में कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ। तो इस HTML को कैसे पता लगेगा कि उसमें ये काम करना है, तो इसको हम क्या करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है, और लिंक का टैग ही लिंक है, ठीक है। जो नए आए हैं वो टेंशन ना लें, आप लोगों को ये काम रिकवर करा दिया जाएगा। तो ये 11 fab.css मैंने ऐड कर दी, हम पीछे जाते हैं, हमारा काम हो गया, सही। ये तो सबको पता है सर। देखो ये हेड का टैग है, खाली है। अच्छा ये हेड का टैग है, ये एक बच्चे ने पता नहीं क्यों यहाँ पे लगा दिया था, उधर बॉडी में भी नहीं, हेड के बाहर बॉडी के भी बाहर, मैं समझ नहीं आ रहा था वो करना क्या चाह रहा था, सही है। तो हेड के भगवान अंदर रहो, मैंने बहुत समझाया है कि भाई ये जो लिंक है ये किसमें लगता है, हेड के अंदर लगता है। तो हेड के अंदर आप लिंक लगाते हो, ये टैग है, नहीं ये टैग है, सही है। और लिंक के अंदर दो आपके एट्रीब्यूट होते हैं, एक स्टाइल, सॉरी एक रिलेशन, ये होता है हमारा स्टाइल शीट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, href में हम बताते हैं कि वो फाइल पड़ी क्या है, और वो फाइल हम उसको बताने का तरीका क्या है कि आप डॉट लगाते हैं, फॉरवर्ड / लगाते हैं, तो VS कोड आपको ये बताता है कि इस फोल्डर में क्या क्या पड़ा है। तो ये थोड़ा इंटेलिजेंट है, इसको बात समझ आ गई है कि आप CSS लगा रहे हो, तो उसने CSS की फाइल सबसे ऊपर दिखाई है, और 11 fab.css ही सबसे ऊपर दिखाई, बाकी भी CSS है, लेकिन उसने ये वाली ऊपर क्यों लगाई, क्योंकि उसको पता है कि इस HTML का भी नाम क्या है, 11 fab। तो वो समझ गया कि आप लोग यही तकरीबन फाइल लगाओगे। तो VS कोड काफी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, ये आपकी काफी जगह पे हेल्प करेगा। जो बच्चे आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये बात फील कर रहे होंगे कि आप कोई गलती करते हैं वो आपको बताता है, सही है। सारा कोड आपको खुद भी लिखना पड़ता है, वो सारा कोड आपके लिए लिख देता है। अभी 11.css लगा दी। अब जो ज्यादा लिखना नहीं चाहते मेरी तरह, वो जस्ट LINK लिखें, और ये नीचे से आपको VS कोड बता रहे हैं कि भाई इमेज एब्रिविएशन, ये दिख रहा है, ये बेसिकली इसका एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है VS कोड का, जो ये खुद लिखता है, जिसका नाम है एमिट। तो जब ये बार खुल जाए आपने क्या दबाना होता है, एंटर। आप एंटर दबाए सारा कोड खुद लिख देगा, और यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है लिंक तो खुद देना पड़ेगा। अब उसको कैसे पता लगेगा ये कौन सा देना है, वरना पता लगे कोई बोले सर वो भी खुद दे, क्या ही बात है, सही है। तो ये कलर लग गया, एक पहला कलर तो ये था। अब मजे की बात है, जब हम कलर बोलते हैं तो हमें लगता है कि ये पूरा जो डब्बा है ये ऐसे कलर हो जाएगा, सही है। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था कि CSS में थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि बच्चों को क्या लगता है, वो बोलते हैं कलर तो ये कलर होना चाहिए ऐसे, जैसे ब्लू कलर नहीं हो गया, ऐसा होना चाहिए। लेकिन CSS में कलर का क्या मतलब है कि उसकी फॉन्ट का कलर, जो लिखा हुआ है उसका कलर, और ऐसा कलर करना है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, बैकग्राउंड कलर। अब जो बच्चे थोड़े नहीं है लेकिन CSS में थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, हमेशा जब भी आप CSS लिखेंगे, सिलेक्टर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे जो भी आपको काम करना है। जैसे मुझे यहाँ पे उसका क्या बदलना था, कलर, तो मैंने कलर लिखा, उसके बाद मैंने क्या लगाया, कॉलम। ये CSS लिखने का क्या है तरीका, तो हम कॉलम लगाते हैं, फिर बताते हैं कि भाई कौन सा कलर, रेड कलर, फिर उसके बाद ये चीज लगाते हैं, ये सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन खैर CSS में नहीं आता, सेमी कॉलन बहुत सारी लैंग्वेजेस में आता है, और इसका एक वाहिद मतलब होता है कि लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, क्लोज हो गई, सही है। तो सेमी कॉलन सिर्फ CSS में नहीं है, जावास्क्रिप्ट में भी है, कि ये आपको बताता है यहाँ पे लाइन टर्मिनेटेड, एंड। उसके बाद हम दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यही वाला काम करता है जो आपको चाहिए था। और अगर आप यहाँ पे अजान हो जाए,
सही है। तो हमने बैकग्राउंड कलर लगाया और हमने देखा कि बैकग्राउंड कलर लग गया। ठीक है, CSS को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप खुद उसको करके देखें। आपको कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आ रहा वो क्या करती थी, आप प्रॉपर्टी लगाएं, चेक करें कि क्या असर हुआ। सही है। आगे जो मैं भी पढ़ाता हूँ, जो फर्स्ट बैच को भी मैंने जैसे पढ़ाया है, वो यही उसको सिखाया है कि भाई याद ना रखो कि वो करती है, थोड़ा सा भी डाउट हो वो लगाओ, देखो कि क्या हुआ। सही है। तो नॉर्मली बहुत अच्छा होता है अगर आप इसको ऐसे बराबर में रखें और साथ में अपना कोड लिखते रहें। ठीक है, तो आपको लाइव पता लगता है कि उसके साथ कौन सी प्रॉपर्टी क्या कर रही है। सही है। जब आप एक काम करेंगे और उसका सामने ही आपको इफेक्ट दिखेगा तो आपको फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ये करती क्या है। इससे बेहतर कि कोई बंदा आपको बोलता रहेगा क्या कर रहा है क्या कर रहा है। सही है। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। अभी भी जो मुझे देख के लग रहा है ये चंद ही होंगे आप में से जो CSS को थोड़ा खोल के देखा होगा यार करना क्या है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दिखने में लग रहा है यार ये तो ब्रैकेट्स हम बना लेंगे, ये क्या मसला है, सिलेक्टर लगाएंगे ऐसे, लेकिन लिखने बैठोगे ना तो दिमाग ही काम नहीं करेगा कि भाई ये ब्रैकेट कौन सा लगाना था, स्क्वायर वाला लगाना था, कर्ली लगाना था, क्योंकि मैं इधर से गुजर के आया मुझे पता है क्या होता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करो। लेकिन अगर हो आइंस्टाइन तो फिर ना करो, फिर तो तुम कुछ भी कर लोगे। अगर बैकग्राउंड की अगर हम दो किस्म की चाहे कि भाई ब्लू में और ग्रीन में एक साथ, हाँ, तो ये बिल्कुल हो सकता है। ये आपने बिल्कुल कोर्स के एंड वाली बात की है, जो बिल्कुल कोर्स जब खत्म हो रहा होता है ना तो मैं ग्रेडियंट पढ़ाता हूँ बिल्कुल आखिरी। तो इसमें होता ये है कि वो आपको बड़े अच्छे अच्छे ना इफेक्ट दिखाता है कि आप आधा एक और एक कलर आधा दूसरा कलर, ऐसा भी होता है। ऐसा होता है कि पहले ब्लू आ रहा होता है फिर अचानक से हल्का हल्का पर्पल होना शुरू हो जाता है। सही है, इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ये कोर्स में बिल्कुल लास्ट में ये पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़ी प्रॉपर्टी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, हमने लिंक HTML के अंदर लिखा जी। लेकिन हमने अप्लाई यहाँ से करना था कि बैकग्राउंड कलर या जी फ्रंट कलर यहाँ पर क्यों नहीं करना है? उसकी वजह यह है कि हम लोग ये जो चीज़ है वो पूरी क्या है CSS, और CSS क्या होती है स्टाइल शीट। HTML सिर्फ आपको ये बताती है कि कौन सी चीज़ लगानी है और उसके अंदर क्या लिखना है। सही है, बस HTML का और कोई काम नहीं है। वो जस्ट ये चीज़ बताती है कि कौन सी चीज़ लगानी है। अब तस्वीर लगा ली, हेडिंग लगा ली, पैराग्राफ लगा लिया, खत्म। जो उसमें उसकी अलाइनमेंट है, ये यहाँ नहीं लिखे यहाँ लिखे, छोटा ना हो बड़ा हो, कलर रेड हो ग्रीन हो ब्लू हो, ठीक है, ऊपर ये हो ये ना हो, ये सब किसका काम है? स्टाइल शीट का, यानी कि किसका? CSS का। तो CSS हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? अलग, क्योंकि CSS एक पूरी एक अलग जबान है। HTML एक बिल्कुल अलग जबान है और CSS एक पूरी अलग जबान है। HTML हमने पढ़ ली, अब हम कौन सी जबान पढ़ रहे हैं? CSS। तो HTML की जो फाइल थी उसका नाम क्या था? .html। तो CSS लिख रहे हैं तो उसकी फाइल का नाम क्या होगा? CSS। हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा? .js। JS फॉर जावास्क्रिप्ट। तो उसकी बिल्कुल ही अलग फाइल बनेगी, लेकिन वो आप लिंक किसके अंदर करोगे? HTML, क्योंकि HTML आपका मेन पॉइंट है, जहां से समझ लो दरवाजा है कि वो अब बिल्कुल जब भी ब्राउजर खोलेगा वेबसाइट वो पहले कौन सा पेज खुलेगा? आपका HTML। वो HTML पढ़ना शुरू करता है, फिर देखता है कि कौन कौन सी चीजें लिंक हुई हुई हैं। अब इसी तरीके से ये एक CSS की फाइल लिंक नहीं हो सकती, इसमें मैं 10 भी कर सकता हूँ। सही, ऐसा भी हम करते हैं। 2, 3, 4 जितनी CSS की फाइलें मुझे लगानी मैं लगा सकता हूँ। ऐसे ही मैं जावास्क्रिप्ट की फाइलें भी लगा सकता हूँ। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आई थिंक ये वाला काम मैंने किया था लास्ट टाइम। नहीं, फॉन्ट फैमिली नहीं था, वो फॉन्ट साइज था। ठीक है, मैंने क्या लिखा था? 200 लिखा था, क्या लिखा था मैंने? 300 लिखा था, सिर्फ 300 लिखा था, PX लिखा था। तो भाई हेडिंग किधर गई? तो हेडिंग बहुत ज्यादा बड़ी होगी। सही है, अच्छा अब ये PX क्या है? पिक्सल्स। अब ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से आप समझ लेंगे कोई जैसे दूध लेने जा रहे हैं तो वो किस में आता है? लीटर में। ऑयल लेने जा रहे हैं वो आता है लीटर में। सही है, कोई आप सब्जी लेने जाएंगे वो आएगी किलो में। ठीक है, और आपके जैसे कि कोई किलो है वो आपको मिलेगा दर्जन में।
सही है। और आपको कोई रास्ता नापना हो तो आप उसको कहोगे किलोमीटर में, सही है। कोई किसी दरवाजे का या किसी जगह का आपको साइज नापना हो तो आप फीट में लेते हो, फीट और इंच। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये यूनिट्स, सही है। जिन्होंने इंटरमीडिएट तक एजुकेशन की होगी, पढ़ाई की होगी, उनको ये पूरा अच्छे से पता होगा कि यूनिट्स क्या होता है। उनका इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर्स का। स्केलर एंड वेक्टर्स आपको बताता ही है यूनिट्स होते क्या है, ठीक है। वेक्टर स्केलर ये क्या है, क्वांटिटीज, कि आप कौन सी चीजों को कैसे नाप सकते हो, सही है। अभी हम लोग स्केल, चलो जिनको समझ में नहीं आ रहा टेंशन नहीं लो, सही है, फिजिक्स का पेपर नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रहे, जितनी भी आप लोग पढ़ोगे किस फील्ड में आता है, ये स्केलर में आता है, इस डायरेक्शन बिल्कुल मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, बिल्कुल सही से पढ़ी है, सही है। तो स्केलर क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, उसकी वजह यह है कि हम जो भी यूनिट्स यहाँ पढ़ेंगे उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो जस्ट एक मैग्नीट्यूड होगी। उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है अगर मैं यहाँ पर 200 लिख रहा हूँ तो एक साइज है, मैं 300 लिखूंगा आप बता दोगे सही है, साइज और बड़ा हो जाएगा। मैं 100 लिखूंगा आप बोलोगे सर साइज छोटा हो जाएगा। इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं कि उस चीज की शिद्दत कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। यार ना दे तो बेहतर है, पॉइंट में क्यों जाना, पिक्सल बहुत छोटा होता है मेरे भाई, पिक्सल आपको क्या चाहिए, पॉइंट में से क्यों जाना है। क्या कहाँ जाओ, तो ये एक पिक्सल है। तो ठीक है, अब यूनिट्स कौन कौन सा है, यूनिट्स क्या होता है और कैसे इस्तेमाल होते हैं इधर CSS में। अब समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से एक रास्ता नापने का किलोमीटर है और किसी सब्जी का वजन नापना किलोग्राम में होता है, ठीक है। तो हर किसी का अपना यूनिट होता है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। इसी तरीके से CSS में भी हर किसी का अपना एक यूनिट है। अब फॉन्ट साइज अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये एक लेंथ है, इसका एक साइज है कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। तो पहला यूनिट आपने कौन सा पढ़ा, पिक्सेल्स। अब पिक्सल क्या होता है, ये अगर जिनको नहीं पता, बहुत सारे को पता होगा, लेकिन अगर आप इसी स्क्रीन पे क्लास के बाद आके इसको बहुत करीब से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे डब्बे दिखेंगे, स्क्वायर के हल्के हल्के छोटे छोटे डब्बे दिखेंगे। बेसिकली छोटे डब्बे पूरी स्क्रीन को बनाते हैं। आपका मोबाइल भी ऐसे बना हुआ है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन भी ऐसे बनी हुई है, क्योंकि छोटे छोटे स्क्वायर डब्बे होते हैं जो कि इस पूरी स्क्रीन को बनाते हैं। और वो जो एक छोटा सा डब्बा होता है उसके 3 कलर हो सकते हैं, या वो रेड होगा, या वो ग्रीन होगा, या वो ब्लू हो। स्क्रीन ऐसे बनती है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। उस डब्बे का कलर चेंज होने पे आपकी पूरी ये जो स्क्रीन है वो अलग पिक्चर शो करती है, सही है। तो वो उस एक डब्बे का जो साइज है, सही है, उस डब्बे का जो छोटे से डब्बे का जो साइज है उसको हम क्या कहते हैं, पिक्सल। बेसिकली उस डब्बे का नाम ही पिक्सल है, सही है। आप अगर किसी ने अगर किया हो, कोई मोबाइल खरीद रहा हो तो उसमें हम पिक्सल्स की बात देखते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा तो ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब हम कोई मोबाइल खरीद रहे हैं, कोई हम LCD खरीद रहे हैं, कोई हम LED खरीद रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसकी स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ देखते हैं कि इसके पिक्सल्स कितने, क्योंकि जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे इमेज उतनी अच्छी होगी, ठीक है। इसको डॉट्स पर इंच भी कहते हैं। प्रिंटर का जो क्वालिटी है वो भी इसी से देखी जाती है कि वो कितने डॉट्स मार सकता है 1 इंच के अंदर, सही है। कुछ प्रिंटर्स होते हैं वो 50 मारते हैं, कुछ 300 मारते हैं। तो अब ये क्या है, ये उस प्रिंटर की क्वालिटी है। अब वो जितने ज्यादा डॉट्स, मतलब अब इसको आप समझे, जितने ज्यादा डॉट्स होंगे 1 इंच के अंदर, इसका मतलब ये डॉट बहुत पतला पतला बना रहा है, सही है। अब एक 50 बना रहे तो मतलब वो स्पेस से बना रहा होगा, लेकिन एक 300 बना रहे सिर्फ 1 इंच के अंदर तो वो बिल्कुल करीब करीब बना रहा होगा। ये क्यों इससे फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है आपकी आंख एक सर्टेन लिमिट तक उसको देख पाएगी, उसके बाद उसको नहीं देख पाएगी। अगर एक लिमिट तक आपकी जो आंख है वो डॉट्स को पकड़ पाएगी कि हाँ ये डॉट लगे हुए हैं, उसके बाद आपको लगेगा ये लाइन बनी हुई है, समझ रहे। अब जैसे कि वो सामने आपके पास B लिखा है,
अब आपको ब्लू लग रहा है कि ब्लू एक लाइन बनी हुई है, सही है, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो क्या है, पिक्सल। तो पिक्सल ये उसकी लेंथ है। अब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक पिक्सल कितना होता है, ठीक है, पिक्सल्स का आइडिया आपको ये काम करते करते आ जाएगा। लिमिटेड अच्छा वेबसाइट बनाने के लिए कौन सा जरूरत होती है? क्या है, टेबल संभाल रहे तो अच्छा कौन सा पिक्सल सही होता है? पिक्सल्स कितना पिक्सल्स, कितना एडजस्टेबल सही होता है? हाँ, अब अच्छे वेबसाइट इस पे बात करते हैं। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने पूछा कि कितने पिक्सल्स हमें करने चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि पिक्सल ज़्यादातर हम यूज़ करते ही नहीं है, हम बताते हैं उसकी क्या वजह है, वो आगे जो दूसरे यूनिट्स आएंगे क्यों, उसकी एक वजह है, वो हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अभी काम करते हैं, डिफ सबको याद है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, पिक्सल, जरा हमें आइडिया तो है कि पिक्सल होता कितना है, सही है। तो हम एक बनाते हैं डिव। किसी को याद है कि डिव कौन से टाइप वाला एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक, एनलाइन कौन बोल रहा था पहले, अच्छा एनलाइन होता क्या है, पहले ये तो बताओ, आप बताओ, एनलाइन एक ही लाइन में आएगा, ब्लॉक का अपना एक साइज है, बेसिकली ब्लॉक का एक डब्बा होता है, अपना एक डब्बा होता है, सही है। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, खाली डिव। अब डब्बे की डायमेंशन होती है, अब ये कमरा है, इसका कोई लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई है। डब्बा जो भी होगा उसमें तीन चीजें लाजमी होंगी, सही है, वरना वो डब्बा ही नहीं है, वो पेपर है। फिर अगर उसकी ऊंचाई नहीं है तो क्या बन गया, एक पेपर सीधा, ठीक है। तो ये तीन चीजें किसमें, साइजेस इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने डिव का सिलेक्टर लगाया, ठीक है। विड्थ किसको कहते हैं, चौड़ाई को, सिंपल विड्थ है, जो आप नॉर्मली अपने घरों पर कोई चीज़ नाप रहे हैं तो उसकी आप पहले विड्थ ले सकते हैं जो उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है, और उसकी हाइट ले लेते हैं जो उसकी वर्टिकल लेंथ होती है, ठीक है। तो अब विड्थ, अब हमने पिक्सल्स पढ़े, हम ये अंदाजा करना चाहते हैं ये पिक्सल है कितना बड़ा, ठीक है। मैं इसको पहले देता हूँ 100 पिक्सल्स, क्योंकि आपने देखा एक पिक्सल बहुत छोटा है, तो मैं इसको क्या देता हूँ 100 पिक्सल, ये अंदाजा लगाने के लिए कि पिक्सल होता कितना बड़ा है, सही है। ये आपके पास आइडिया होना चाहिए, बाकी आप बाद में फिट कर लोगे इसको। और दूसरा इसकी क्या दूंगा, हाइट। लाजमी सी बात है कि भाई जो डब्बा है उसकी कोई ना कोई विड्थ होगी, कोई ना कोई हाइट होगी, तभी तो वो डब्बा बनेगा। अगर उसकी विड्थ और हाइट नहीं होगी तो किस बात का डब्बा है, सही है। हाइट इसको दे देते हैं 100 पिक्सल ही दे देते हैं, ठीक है। तो जरा इसको हम हटा देते हैं H1 को। अच्छा, जो बच्चे नए हैं, ये मैंने कमेंट आउट किया, जब ये हरा हो जाता है ना, हरे का मतलब है मैंने निकाल दिया इसको, ये लिखा हुआ है लेकिन इसको वो पढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्यों कैसे होता है ये आपको बाद में समझाते हैं, बस ये समझना है ये अभी रीड नहीं होगा, ब्राउजर इसको नहीं पढ़ेगा, ठीक है। ये दो मैंने विड्थ भी लगा दी, मैंने हाइट भी लगा दी। पीछे चलते हैं, बॉक्स नजर आ रहा है, कोई इसकी वजह बता सकता है, सेव किया मैंने, लिंक भी किया। मसला ये होता है जो भी चीज़ आप बनाते हो, कोई भी डब्बा आप बनाओगे, उसका इनिशियल जो कलर क्या रहता है, वाइट। अब देखिए उसका बैकग्राउंड जो बॉडी है, बॉडी भी वाइट है, उसमें बॉक्स बना है वो भी, डब्बा बना है बिल्कुल है, उधर ही है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं रेड सबसे गाढ़ा कलर है, दिखेगा दूर दूर से, सही है। ये पहले भी था, आपको दिख नहीं रहा था, सही है। तो ये अभी हमारे पास मैग्निफिकेशन हुई है 100%, ये एक्चुअल साइज है इसका, समझ रहे हैं। अब ये 100 बाय 100 पिक्सल है। अब आपको आइडिया हो रहा है ये 100 पिक्सल कितना होता है, समझ रहे हैं। तो ये 100 पिक्सल है, ऐसे ही आपको इसका आइडिया रखना है।
सिर्फ आइडिया रखना है कि मैं 100 पिक्सल लगाऊंगा तकरीबन कितना बनेगा। अब जैसे कि मैं इसको देता हूँ 500, तो इसका 5 गुना, ठीक है। आप 100 का एक दिमाग में रख लें एक साइज, तो आप बाकी तो खुद ही बना लेंगे। तो ये कितना है 500, यानी पहले वाले डब्बे का 5 गुना, ठीक है। और ये तकरीबन इस स्क्रीन के आगे पे आ गया। इसका मतलब है कि ये ब्राउजर है, टोटल पिक्सल्स कितनी है 1000। ये साइज है 1024, इसके अंदर भी लो। पूरे पेज पे कितने सारे ये आपकी डिफरेंट पिक्सल्स पे, ये आपको पता है कहाँ से मिलता है। आप यहाँ पर आओ, डिस्प्ले सेटिंग्स में आओ। अब विंडोज में चलाता नहीं हूँ, अल्लाह खैर करे मुझे मिल जाए। हाँ ये मिल गया। ये आ रहा है 1280 पिक्सल्स है आपका टोटल मॉनिटर साइज। इसकी वेड्थ जो है 1280 है और इसकी हाइट जो है 960 है, ठीक है। ये पिक्सल है, ये पिक्सल में बताता है आपको, ठीक है। अब ये डिफरेंट मॉनिटर की डिफरेंट होती है। अब जो मेरा मॉनिटर ऑफिस में है उसकी है 1024/768, 1024 बाय 768, ये मेरे मॉनिटर की वर्थ है। अब मैं वहां पे जब पिक्सल लगाऊंगा ना तो मेरा 500 तकरीबन 75% निकल जाएगा, क्योंकि जो है ही टोटल 700, समझ रहे हैं। तो ये पिक्सल, अब पिक्सल का नुकसान ये, किसी ने सवाल पूछा था कि पिक्सल का क्या वहाँ कौन से साइज रखने चाहिए। पिक्सल हम ज्यादातर साइजेस में नहीं देते वेबसाइट बनाते हैं। उसकी वजह क्या है कि अब किसी की जो स्क्रीन है वो 500 पिक्सल की उसकी चौड़ाई है, किसी की 1000 है, उसकी 1280 है। अब आपने 1280 पे एक चीज बना डाली, अब वो बेचारा जिसकी है ही 500 पिक्सल वो देखेगा तो पागल हो जाएगा, क्या बना है। तो ये मसला होता है किसमें, पिक्सल्स में, ठीक है। और इसी वजह से हम पिक्सल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है आपकी फॉन्ट वगैरह में, सही है, या कोई ऐसी चीज है कि जैसे मैं नॉर्मली जो पिक्सल को तब इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसको वेबसाइट में बोल देता हूँ कि भाई मिनिमम इतना ही रखो, इससे कम मत जाना, ठीक है, समझ गए। अब वो कैसे ये सारा मैं क्यों रखता हूँ, क्योंकि मैं इसको रख देता हूँ डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है, वो स्क्रीन के साइज के साथ अपनी वो जो विड्थ है वो बदलता रहता है। मैं जो भी चीज बनाता हूँ वैसे बनाता हूँ कि वो स्क्रीन के साइज के हिसाब से अपनी जो पोजीशन है वो बदले, विड्थ भी बदले, अपनी हाइट भी बदले, समझ गए। लेकिन उसमें मसला क्या है, उसमें मसला ये होता है जब आप ऐसे ही करके छोड़ देंगे तो फर्ज करेंगे आपकी दराज की तरह वेबसाइट है। अब आपने प्रोडक्ट लिखे, उसके नीचे उनकी नाम लिखा हुआ है। अब आप इसको मिनिमम नहीं बताएंगे ना, तो मसला क्या होगा कि किसी की छोटी स्क्रीन है तो जो वो तस्वीर है वो इतनी सी उसको दिखेगी, समझ गए, क्योंकि वो अपने उसकी साइज के हिसाब से उसको छोटा करता गया। तो इसके कुछ तरीके हैं। इसका एक तरीका बहुत फेमस तरीका है कि भाई अगर बड़ी स्क्रीन है तो 4 प्रोडक्ट आपको एक लाइन में दिखेंगे, अगर थोड़ी छोटी है तो फिर 2 दिखेंगे, और छोटी है तो फिर 1 दिखेगा। उससे भी ज़्यादा छोटी है तो वो उस प्रोडक्ट को एक लिमिट तक उसको सिकोड़ेगा, जहाँ पे आपको लगता है यार इससे छोटा तो पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा है क्या, तो आप उसमें क्या लगा देते हो, मिनिमम पे। तो मिनिमम इतना, वो किस में होती है, पिक्सल में, सही है, क्योंकि उससे कम मैं नहीं चाहता कि हो, एक मैंने लिमिट लगा दी यहाँ से कम ना हो, तो मैं किस में दूंगा, पिक्सल में। बाकी मैं पिक्सल में नहीं देता। अगर मैं पिक्सल में नहीं देता तो मैं किस में देता। अब ये सवाल किसमें, केबी नहीं यार, ये किलो बाइट्स कहाँ से आ गए यहाँ। एक लेफ्ट का सर वर्ड का आपने कहा हाँ हेलो वर्ड लिखा मैंने, हेलो का अगर कलर चेंज कर लो, आप न्यूज़ ढूंढ रहे हो, पिछली क्लास में आना चाहिए ना। मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप देख लेना, क्योंकि बाकी क्लास का थोड़ा टाइम होगा। वैसे मैं चले बहुत जल्दी बता देता हूँ कि ये आपका H1 था, ठीक है, ये H1 इसमें लिखा हुआ है ना माइलो वर्ड। तो सबसे पहले तो आपको इसका सिलेक्टर लिखना है H1 कि मैं किस पे कलर लगा रहा हूँ, ठीक है, H1, बाकी मैं बता दूँ। अब मुझे इसका जब कलर बदलना है तो सिंपल में क्या लिखूंगा, कलर, और उसका वो जो कलर आपको लगाना है, मैंने कौन सा दिया हुआ है, रेड। अगर आप पीछे जाएं तो ऊपर वो आपको दिख रहा है रेड। अब आप उसको ब्लू कर रहे हैं, वो ब्लू हो जाएगा,
आपकी मर्जी है। नहीं सर, अगर एक वर्ड जैसे 3 वर्ड है तो फिर वर्ड का बीच में से हाँ बहुत से सवाल है, अब तुम्हारा सवाल मुझे अब समझ आया, पहले आया करो ना यार। ठीक है, तो अब उनका अच्छा सा सवाल है, उन्होंने बोला है कि सिर्फ मुझे फर्ज करो माई का बदलना है, तो उसमें क्या लगा दो, स्पैन। स्पैन कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन। वो इनलाइन है तो उस पर कोई भी फर्क नहीं लाएगा, सही है। अब इस पे आप आईडी भी लगा सकते हो, आप इस पे क्लास भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अभी क्योंकि और स्पैन नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो मैं इधर स्पैन को दे देता हूँ कलर, पता नहीं कौन सा दिया इसे, रेड। ठीक है, नहीं रेड नहीं, ब्लू कर दिया था मैं। तो देखो ये क्या है, रेड, और ये क्या है, ब्लू, सही है। तो हम स्पैन में कवर कर देते हैं उस एक्स्ट्रा चीज को जो आपको अलग से करनी है। अब ये भी होता है, ये बहुत अच्छा सवाल है वैसे, ये भी होता है कि पैराग्राफ शुरू होता है, पैराग्राफ का जो पहला हरफ होता है, जो सॉरी वर्ड होता है, उसका साइज बड़ा होता है, बाकी पैराग्राफ छोटा होता है। ये आपको अखबारों में ज़्यादातर दिखता है, कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर किसी ने medium.com पढ़ी हुई है तो medium.com का ये जनरली क्राइटेरिया है, उसका पहला लफ्ज़ बड़ा होता है। तो वो कैसे कर देते हैं, वो आपको स्पैन में उसको कवर कर देते हैं और उसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। आपकी आई थिंक जमात हो गई है, हाँ, तो अब नमाज पढ़ के आ जाइए।
इसमें हम बहुत क्विकली HTML का सारा जो कोड है उसको हम रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे वो कैसे लिखा जाता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज जितने भी HTML के इम्पोर्टेंट, लेकिन आप यही काम नोटपैड में भी कर सकते हो। अब नोटपैड और माइक्रोसॉफ्ट उसमें और वर्ड में क्या फर्क है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बहुत ज़्यादा सही है कि उसके बीच में कुछ आ ही नहीं सकता। उसका सिर्फ कहानी यही कि मुझे न्यू लाइन देनी है, काम नहीं करता उसका वहीं पे काम। हम अगर पीछे हैं तो हमने इसको किया तो अभी शायद आपको ज़्यादा फर्क महसूस ना हुआ, फिर उसने एक न्यू लाइन दी। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और हम इसमें 3 लाइनों का ब्रेक देते हैं। स्पेसेस आ गए। अब एक और एक टैग होता है
हो सकता है उनको लगा हो कि नीचे बैठना पड़ेगा तो निकल गया। अच्छा सही है। तो हम पढ़ रहे थे, हमने पिक्सेल्स को देखा। अच्छा ये मैंने बड़ी बेहतरीन सी वीडियो बना ली है जो नए बच्चे आए, सही है। यूट्यूब सबको पता है, तो ऐसा भी नहीं होगा इसको यूट्यूब का ना पता हो। अब नहीं पता तो फिर तो भाई तुम्हें चलो यूट्यूब पे आपको आना है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, सही है। कौन कौन है फिलहाल? सही है। आप बेसिकली ये करें, सबसे पहले तो आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, ये आपस में एक ग्रुप बनाए व्हाट्सएप का, ठीक है, ताकि हम मेरे पास भी आप ऐड हो जाए, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग न्यू हो, तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स अलग से भी दूँ, और आप लोगों के मेरे जो कुछ असिस्टेंट है यहाँ पर, मैं उनको असाइन कर दूंगा कि इन बच्चों को ये चीज़ पढ़ानी है, ठीक है। वही बैचेस तभी बना रहा हूँ। तो जो बच्चे आगे निकल गए हैं वो भी अपना एक अलग ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप पे भी अपना एक अलग ग्रुप बना लें, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये जनरल है, ये सबका है। जो बच्चे जो आगे निकले हुए वो मुझे अलग एक ग्रुप में ऐड कर लें, कोई भी आपस में एक बना लो यार, वरना उनको बोलेंगे फिर वो टाइम लगाते रहेंगे, हाँ बनाते हैं, फिर एक एक को बोलना पड़ेगा कि यार इसको बोलोगे वो ऐड करो। एक आप में से होगा तो बोल देंगे यार इसको ऐड करो, ठीक है। तो न्यू है वो, हाँ, तो यार जो पुराने हैं ना वो तुम बना लो, जो बच्चे आगे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कब देखा तो होगा तुमने जो चल रहे हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स है उसका कौन बना रहा है? चले आप बना लें, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना उन सबसे आप पूछ लें, उनका नंबर ले लें, हाँ, और उनको ऐड करते जाएं, ताकि हमें ये क्लियर हो कि जो न्यू है और जो पुराने हैं, ताकि उसमें मैं मटीरियल भी पोस्ट कर सकूँ और मुझे पता भी हो कि कौन कौन नया है, ठीक है। उसमें अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे आप उसमें पूछ सकते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके सवाल ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू उनके, उनको जस्ट प्रैक्टिस के लिए सामान दे देना है। तो ठीक है, जो नए बच्चे आए उनके लिए अभी तक तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे सुफा कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप वीडियोस में जाएं या बल्कि प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, बल्कि वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में अगर आप आएंगे तो ये मेरी बेसिकली पूरी प्लेलिस्ट है, ब्रॉडबैंड और सेकंड बैच, तो ये पूरी प्लेलिस्ट है। ये एडवर्टाइजमेंट है ना, यूट्यूब ना बनाए इतना बड़ा किस प्लेटफॉर्म क्या सर ये सुबह के चैनल पे ऐड है? नहीं, ये वो उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। पहले होता था कि आपके हाथ में होता था कि आप ऐड लगाना चाहते हो या नहीं, अब यूट्यूब ने कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी उसके पास चैनल्स हैं ना वो सब पे ऐड दिखाएगा। चैनल वालों को नहीं दे रहे हो, जब तक वो 4000 आवर्स उनकी कोई एक लिमिट है, वो आप जब तक पूरी नहीं करते आपको प्रॉफिट में शेयर नहीं देंगे। तो एक और उन्होंने नई पॉलिसी निकाली, क्या कर सकता है। अगर प्लेलिस्ट में सबसे आखिर में एक वीडियो है 2-2.5 घंटे की है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो ये जो वीडियो है इसमें एक सामने ये पूरा एक है, तो इसमें आप शुरू से आखिर तक देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ था HTML में, ठीक है। जो न्यू बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो अगले वीक में लाजमी ये वीडियो देख कर आइएगा, ठीक है। भले आप भी देख रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो पहले जो न्यू है वो तो कम से कम वो देखें। नेक्स्ट वीक में मैं उनकी एक क्लास लगवाऊंगा प्रैक्टिस की, सही। आप वहाँ पे सारे आएंगे, फिर वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे जो आप यहाँ से सीखेंगे, ठीक है। तो आपके लिए इंशाल्लाह 2 या 3 एक जो फर्स्ट बैच के हैं वो तो अलहमदुलिल्लाह रिएक्ट है, तो उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। तो वो उनमें से 2-3 लड़के जो हैं वो आपके लिए मैं यहाँ पे बुलवा लूँगा, तो वो आपको अलग अलग गाइड कर पाएंगे, क्योंकि एक बंदा होता है, अगर आप 10-15 होंगे ना तो इतना सही से बंदा नहीं बता पाता, तो हर 4-5 बच्चों के लिए एक बंदा होगा ना सिर्फ, तो आपके ऊपर ही खड़ा रहेगा, आपको कोई मसला होगा वो बता देगा, ठीक है। तो न्यू बैचेस कैसे करते हैं, अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो एक अगेन मैं अपनी भी एक क्लास बना लूँगा, जिसमें एक पूरा फिर शुरू से आखिर तक जो भी आपके इश्यूज होंगे उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं दोबारा इस पर यूनिट्स पे, तो हम यूनिट्स पढ़ रहे थे। पहला यूनिट हमने कौन सा पढ़ा? पिक्सल। एक और दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट कौन सा है? ये क्या है? परसेंटेज।
सब इस साइन को जानते हैं? कोई ऐसा है जिसको परसेंटेज का नहीं पता? सही है। सबसे ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज क्या हो सकती है? 100% या 1। ये रेंज होती है बेसिकली, या तो आप कहें 0 से 1 या आप कहें 0 से 100%। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 100%। अब आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि अगर मैं कहता हूं 50%, तो 50% कितनी होगी? हाफ। सही है। आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि 50 का मतलब है क्या? आधा। सही है। 75 का क्या मतलब है? होना पौना। 25 सवा सवा। 20 20 आधा एक ही 20 का मतलब है 1/5। अगर एक चीज के आप 5 हिस्से करो तो 5वां हिस्सा 20% होता है। फ्रैक्शन अगर किसी ने 6-7 क्लास में पढ़े हो तो फ्रैक्शंस में ये बात आपको पढ़ाई जाती है। तो उसके नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर ये होता है कि उस चीज़ के कितने हिस्से हैं, और जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर आपको ये बताता है कि कितने हिस्से आपके लिए हैं। सही है। क्लास 6-7 पढ़नी चाहिए थी आपको। सही है। वो स्लो मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आपने नहीं पढ़ी। उसमें सबसे पहले आज कौन सी है? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो है हम लोग बिल्कुल ही उसको ऐसे लगे करते हैं जैसे बस पेपर पास करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शंस का काम आपके एल्गोरिथम्स में बहुत ज़्यादा है, प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा है, डेली लाइफ में भी बहुत है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारी जो इक्वेशंस हैं मैथ्स की कहाँ काम आती हैं, लेकिन मैथ्स का जो फ्रैक्शंस का टॉपिक है ये आता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज आपकी जो है वो बेसिकली है क्या? फ्रैक्शन। वो निकलती ही फ्रैक्शन से। तो आपके दिमाग में ये क्लियर आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं 20% कह रहा हूँ तो 20% कितना होना चाहिए, 15 कह रहा हूँ तो कितना होना चाहिए, उसको आपको फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। 20% का मतलब होता है 1/5। सही है। अब ये अगर कहा नहीं है 1/5 आता कैसा है? सही है। लेकिन जिनको आता है उनके लिए सिंपल है। कैसे लगती क्या? वही उसी के लिए मैं कंप्यूटर की तरफ आया। तो 100% में यहां से लेके वहां तक, ये बात आपने पहले ही समझ ली थी कि वेट 100% का मतलब है टोटल। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि 50% हाफ, लेकिन 50% किसका? ये सवाल है। चौड़ाई का किसकी चौड़ाई का? चौड़ाई का फुल चौड़ाई का स्क्रीन का। सही है। यही सबसे ज्यादा पॉपुलर जवाब यही है कि स्क्रीन की चौड़ाई का 50% है ये डब्बा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक ये कब चेंज होगा ये भी बताएंगे इसको। अब जरा देखिएगा पिक्सल्स में ये नहीं बदलेगा, लेकिन परसेंटेज में ये अपनी जगह स्क्रीन की साइज के हिसाब से ये अपनी जो विड्थ है ये एडजस्ट कर रहा है। क्यों एडजस्ट कर रहा है? क्योंकि मैंने इसको बोला हुआ है कि स्क्रीन साइज का कितना करो? 50% करो। तो स्क्रीन साइज अगर 500 है तो वो क्या करेगा? 250। अगर स्क्रीन साइज 1000 है तो वो क्या करेगा? 500। सही है। वो अब ऐसी कैलकुलेशन करेगा। तो उसको आपने क्या बना दिया? डायनेमिक। उसको डायनेमिक हम कहते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है जो बदले, चेंज हो। डायनेमिक इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका सिंपल मतलब है कि जो चीज़ बदले, उसको हम डायनेमिक कह लेते हैं। ठीक है। HTML तक हम कहते हैं कि भाई जो चीज़ वेब पेज आपका बनता है वो स्टैटिक बनता है। स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें कोई भी चीज़ नहीं बदलती, बस एक चीज़ है वो है। लेकिन डायनेमिक क्या होता है कि उसमें चेंजेस आपको दिखते हैं, आपको इफेक्ट करें और उसका आपको रिएक्शन दिखेगा। ये क्या है? डायनेमिक। समझ आ रही है बात? तो अब आपने परसेंटेज सीखा। परसेंटेज के साथ हम एक और चीज़ है, इसको हम कहते हैं वी VW। इसका फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट विड्थ। वी से क्या है? व्यू पोर्ट। इसकी स्पेलिंग लिख लेते हैं। ये व्यू पोर्ट है, ये विड्थ है। ये VW का फुल फॉर्म है। सही है। अब ये व्यू पोर्ट विड्थ और उसमें क्या फर्क है? इसको जरा मिटाते हैं।
और ये कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना भाई, ये तो मेरे ख्याल से हमारा वो खुला हुआ है कैप्स लॉक, सही है, ये स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। तो आप पीछे आए, ये डब्बा स्क्रीन का कितना है? हाफ। पीछे मैंने कितनी उसको वेट बोली है? 50 BW। जरा इसको देखते हैं कि क्या ये डायनेमिक है या नहीं। तो ये क्या है? डायनेमिक है। अब ये भी सेम है, परसेंटेज भी सेम है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? व्यू पोर्ट विड्थ और परसेंटेज। अब इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो व्यू पोर्ट विड्थ है ना, जो आपने लफ्ज बोला ना कि सर स्क्रीन साइज का, वो आपने परसेंटेज के लिए गलत कहा। उसकी वजह क्या है? स्क्रीन साइज की जो रेफरेंस है वो कौन लेता है? BW। परसेंटेज अपने पेरेंट को देखती है, सही है। अगर एक डब्बा है वो एक बड़े डब्बे के अंदर है, तो वो छोटा वाला डब्बा जो है किसको देखेगा? अपने पेरेंट को। तो जो अपनी विड्थ है वो 50% किसके हवाले से करेगा? अपने पेरेंट के। समझ रहे हो? इसको जरा क्विकली करके देखते हैं इसका वाकई ऐसा है या नहीं। इसको मैं डाल देता हूं, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसको हम एक आईडी दे देते हैं, क्या? पेरेंट। और इसको हम एक और डिव बनाते हैं, इसको हम आईडी देते हैं, क्या? चाइल्ड। ठीक है, तो इसको हम हैश पेरेंट है, और इसकी मैंने हाइट 50 विड्थ जो भी है गिवन है, सही है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब मैं किसको दूंगा? चाइल्ड। चाइल्ड का कलर हम ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको देता हूं 50 VW नहीं, 50%। ठीक है, पहले पेरेंट को क्या गिवन है? 50, उसको क्या गिवन है? %। दोनों को 50-50 गिवन है, लेकिन देखते हैं कि पीछे आता क्या है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज दिख रही है, शायद इसको हम लोग ये जो हाइट है ना, इसको हम लोग 50 करते हैं ताकि आपको दिखे ये चाइल्ड है कहां तक। ठीक है, अब ये ब्लू वाला डब्बा क्या है? चाइल्ड है। रेड वाला क्या है? पेरेंट है। अब दोनों की क्या है? इसकी 50 VW है और इसकी 50% है। अब ये 50% उसने किसकी ली? अपने पेरेंट की। ठीक है, अगर मैं इसी को इसको भी VW कर दूं, देखिए क्या होता है। तो वो इसके बिल्कुल बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि इसने अब किसका रेफरेंस ले लिया? स्क्रीन साइज का। तो व्यू पोर्ट विड्थ किसका रेफरेंस लेता है? स्क्रीन साइज। वो कुछ और नहीं देखता, देखता है कि स्क्रीन की साइज क्या है, जो आप उसको परसेंटेज बताओगे उस पर लगा देगा। परसेंटेज जब आप लगाओगे तो परसेंटेज देखेगा कि वो बॉक्स किसके अंदर है, तो वो उसका रेफरेंस लेगा। अगर उसके पेरेंट का 500 पिक्सल है तो वो कितना बनेगा? 250। भले स्क्रीन कितनी भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता। अब वो सिर्फ किसको देख रहा है? अपने पेरेंट को। ये परसेंटेज का काम, ठीक है, इसमें आपको ख्याल रखना है। और दूसरी बात, जब हम लोगों ने 50% पेरेंट को लगाई थी, % लगाई थी, लेकिन काम वो सेम कर रहा था। उसकी वजह क्या है कि उसका पेरेंट उस वक्त कौन था? बॉडी थी। समझ रहे हैं? उस वक्त उसका पेरेंट कौन था? बॉडी। तो वो बॉडी का 50% था। तो बॉडी तो वैसे ही फुल होती है, क्योंकि ये पूरी क्या चीज है? ये बॉडी है। तो उसने बॉडी का 50% ले लिया। कहानी सिंपल थी, लेकिन हमें थोड़ा कंफ्यूजन क्यों हुई कि क्योंकि वो बॉडी का 50% का हमें लग रहा था कि VW और % एक जैसा नहीं है। परसेंटेज अपने किसको देखेगा? पेरेंट को। VW किसको देखेगा? स्क्रीन को। चाइल्ड को नहीं, स्क्रीन को। सर ये पेरेंट और चाइल्ड में फंसा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको दोबारा से थोड़ा रिवाइज करके रिपीट करेंगे, क्योंकि यूनिट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ सर।